प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज RDSO लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट की फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आप सभी विद्यार्थी एक नए चैप्टर, एक नए खंड वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के भाग 1 को देखने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे देखेंगे। विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर खंड चालू करने के पूर्व मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक वैज्ञानिक हुए हैं ऑस्टेड, जिन्होंने कई वर्षों तक तमाम प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। फैराडे ने सोचा कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, अर्थात यदि किसी चुंबक का यूज करें और चुंबक के द्वारा हम वैद्युत धारा की स्थापना कर ले जाएं। तो फैराडे ने भी ये प्रयोग सफलतापूर्वक किया और बाद में एक नई घटना जिसको हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं, इसका प्रादुर्भाव हुआ। तो विद्यार्थियों, हम लोग इस चैप्टर में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के तमाम तथ्य को यहाँ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाग 1, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, नया खंड भी है विद्यार्थियों। इकाई नंबर 4 के रूप में आपके सामने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और तमाम इसमें जो परिभाषाएं हैं, तथ्य हैं, नियम हैं, वो हम लोग यहाँ सीख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अध्याय की रूपरेखा देखिए आपके सामने, आपके पटल पर प्रदर्शित हो रही है। तो हम चेक करते हैं पहले क्या क्या आपका कंटेंट्स है। तो प्रस्तावना के पश्चात देखिए चुंबकीय फ्लक्स 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5B। ओके, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें आप फैराडे के प्रयोग को भी देख पाएंगे। लेंज का नियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, 2 नियम हैं ये। ओके, 2 लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। प्रेरित धारा क्या होती है, प्रेरित आवेश क्या है, ये हम लोग देख पाएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर। ओके, उसके पश्चात प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा बताया जाएगा। ओके, उसके पश्चात देखिए लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम की उत्पत्ति कैसे होनी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। एक दूसरा पहलू है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का, उसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। दिस इज द सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। और स्वप्रेरण हमें कुछ निकायों के भी निकालने पड़ेंगे, जैसे लंबी पैनालिका का स्वप्रेरकत्व हमें निकालना होगा, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व बोर्ड में कई बार पूछा गया है। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा हाफ LI स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको आप देख पाएंगे। स्वप्रेरित धारा के प्रभाव की कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रेरकों के मतलब इंडक्टर्स के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये देख पाएंगे। अन्योन प्रेरण क्या है, उसको हम लोग सीखेंगे। ओके, 2 प्रेरण कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व कैसे निकालते हैं, वो हम लोग सीख पाएंगे। और उसके अलावा देखिए 2 लंबी समाक्षीय परिनलिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व के विषय में हम लोग यहाँ जानेंगे। उसके पश्चात देखिए भंवर धाराएं क्या होती हैं, वो हम लोग सीखेंगे। ओके, एडी करंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पश्चात देखिए हम लोग चालू करते हैं पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो शुरुआत यहीं से होती है विद्यार्थियों। तो चेक करते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं, एक डायग्राम शो किया गया जिसमें 2 पोल्स दिखाए गए हैं चुंबक के। चुंबक के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आप सब जानते हैं। ओके, तो ये देखिए इधर इस तरफ दिखाया गया है नॉर्थ पोल और इधर दिखाया गया है साउथ पोल। ओके, और ये जो आप रेखाएं देख पाते हैं, इनको हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं।
ओके, चुंबकीय बल रेखाएं। तो एक्चुअली इन दोनों पोल्स के बीच में ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, कितनी संख्या में निकल रही हैं और कितने एरिया से होकर निकल रही हैं, यही डिफाइन करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को। तो बात क्लियर हो चुकी है। चुंबक के दो पोल्स के बीच में जो आपका क्षेत्रफल दिखाया गया है ए या डी ए के फॉर्म में, इससे होकर जितनी भी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ओके, वो इस क्षेत्रफल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कहलाती हैं। ओके, तो ये चेक कर लें हम लोग। और ये देखिए इसकी परिभाषा एग्जैक्ट क्या बन सकती है, उसको आपको देख लेना है। वी आर गोइंग टू डिफाइन हेयर मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है उसको आपको देख लेना है। तो आपने भी डायग्राम ऊपर भी चेक कर लिया। अब यहाँ देखिए एक इस प्रकार से डायग्राम शो किया गया है। ओके, अब ये जो लाइंस आप देख पाते हैं, ये लाइंस कौन सी हैं, ये हैं चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ओके, और ये जो आपका छोटा सा एरिया बना हुआ है, जैसे मैंने ये एरिया यहाँ दिखा दिया, इतना छोटा सा एरिया, इससे होकर जो बल रेखा निकलेगा, विद एंगल भी देखना पड़ेगा कि बी के साथ में जो एरिया है उसका एंगल कितना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपने दिखा दी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की बी की दिशा है। ओके, और इसका जो एरिया के साथ में, स्मॉल एरिया के साथ में जो एंगल बनेगा वो आपका डी ए हो जाएगा। ये आपका बी हो गया है एंड दिस इज डी ए। ओके, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही डिफिनेशन आपको बनानी पड़ेगी, यही डिफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, तो आपको इसको देख लेना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में मौजूद किसी भी पृष्ठ के लंबवत, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लंबवत, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, वो कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स को। ओके, इसको हम लोग फाई से दर्शाएंगे। ओके, इसका सिंबल हम लोग फाई यूज करने वाले हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से शो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया विद्यार्थियों। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें डायग्राम पे फिर से गौर करें। डायग्राम में देखिए आपका बी दिखाया गया है, बी के साथ में एरिया ए दिखाया गया है। ओके, पल आपने छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया डी ए के फॉर्म में शो किया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के फॉर्म में शो की गई है। ओके, एंड यू कैन सी हेयर द एंगल बिटवीन द डी ए एंड बी, दिस इज द एंगल ऑफ between magnetic field, this is the B and this is the small portion area DA. ओके, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा थीटा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या बनेगा चेक कर लें। आपने क्षेत्रफल DA के फॉर्म में दिखा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दिखा दी गई है। ओके, तो इन दोनों का जो स्केलर गुणन होगा, डॉट गुणन, मतलब B डॉट डी ए, बी डॉट डी ए जो आप लिखेंगे वही एक्चुअली में डी फाई होगा। एक्चुअली चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से दर्शाएंगे, और चूँकि यहाँ पे एरिया जो है वो छोटा है, डी ए लिखा गया है। ओके, आपने चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाया हुआ है। अगर आप बी और डी ए का लेते हैं स्केलर गुणन, अदिश गुणन या डॉट गुणन, तो ये आपको जो है डी फाई प्रदान करेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला, ये फार्मूला हो जाएगा जो कि डी फाई के फॉर्म में शो किया गया है। निश्चित रूप से बी और डी ए अदिश राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं, और इनका जो डॉट गुणन है, डॉट गुणन का मतलब ये निश्चित रूप से एक अदिश राशि देगा। ओके, तो यहाँ जो डी फाई आप शो किए हैं, ये एक्चुअल में चुंबकीय फ्लक्स है, जो कि दिस इज बाउंडेड फॉर ए स्मॉल एरिया डी ए एंड द एरिया इज स्मॉल, डेफिनेटली द फाई विल बी आल्सो स्मॉल। ओके, तो ये चीज़ हो गई है। और यदि आप वेक्टर का ज्ञान रखते हैं, यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ वेक्टर, देन यू कैन राइट डाउन दैट बी डॉट डी ए शुड बी बी डी ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे बी डॉट डी ए जो लिखा हुआ है इसको आप लिखेंगे बी डी ए कॉस थीटा। तो जो कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा डी फाई का, दैट विल बी डी ए कॉस थीटा।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको आपको देख लेना है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स कभी कभी डिफाइन करने को भी आता है। एंड यू हैव टू मेक प्रॉपर डायग्राम। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट क्रॉस गिवन एरिया। ओके, एंड दिस इज द डेफिनेशन, and this is a scalar quantity definitely, and this is the scalar product between the magnetic flux density B and the vector of the surface area A, that is phi is equal to B dot dA or B dot A, and that B dot A will be BA cos theta. okay, तो ये है कुछ तथ्य, इसको भी आपको देख लेना है। इंग्लिश में भी देखिए लिखा गया है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसका जो सेंस होगा वो नहीं बदलेगा, उसका जो सारांश होगा, सबरी होगा, वो वही चलेगा। तो एक चीज़ और विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो मेन होता है एंगल होता है थीटा। तो थीटा पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। थीटा का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे ये आप एरिया दिखा रहे हैं, ये कोई क्षेत्रफल ए या डी ए मान लीजिए, और ये जो कुछ लाइंस निकलती हुई बाहर दिखाई पड़ रही हैं, ओके, ये जो लाइंस हैं ये चुंबकीय बल रेखाएँ हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएँ कितनी मात्रा में निकल रही हैं इस एरिया से होकर के। ओके, एक्चुअली दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली फाई और मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट क्रॉस अ गिवन एरिया। तो एक्चुअली ये जो बल रेखाएँ हैं कितनी मात्रा में हैं और जो एरिया दिखाया गया उससे निकल रही हैं। ओके, एंड यू हैव टू चेक द एंगल आल्सो। आपको यहाँ पे एंगल भी देखना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि यदि मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया ए, एंड थीटा का 90 है, थीटा 0 है, तो दोनों केस बनते हैं। थीटा 90 है तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं निकलेगा। और यदि थीटा की वैल्यू 0 है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ओके, और थीटा अगर 0 है तो चूँकि cos 0 1 होता है, तो फाई इक्वल टू बी ए, फाई विल बी बी इंटू ए। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू लर्न इट अगेन। ओके, एक डायग्राम देखिए मैंने और आपके लिए रखा हुआ है, इसमें डायग्राम में चेक कर लें। जबकि चुंबकीय बल रेखाएँ लंबवत निकलती हैं, अब देखिए इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली ये जो पोर्शन बना ये एरिया ए का है या डी ए का है। ओके, और ये जो कुछ हैं इस प्रकार से, ओके, ये चुंबकीय बल रेखाएँ हैं। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज गोइंग अक्रॉस द एरिया, एरिया इज ए। तो ये चीज़ हो जाएगा विद्यार्थियों। अब ये देखिए एरिया चूँकि ए आपने शो किया हुआ है, बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब चूँकि यहाँ जो बल रेखाएँ हैं वो तल के लंबवत निकल रही हैं। यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा जो है वो 90 है, और थीटा 90 होने का मतलब फाई मैक्सिमम हो जाएगा, फाई विल बी बी इंटू ए। ओके, अब आप यहाँ गौर करें, सेकेंड डायग्राम में देखें, और सेकेंड डायग्राम में आपको दिखाई पड़ेगा कि जो एंगल है वो अब यहाँ पे 90 नहीं है, बल्कि एंगल को चेंज किया गया है। एंगल यहाँ पे थीटा शो किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और थीटा अगर एंगल है तो उस कंडीशन में कितना होगा फाई, वो भी आपको चेक कर लेना है। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे इस प्रकार से शो किया गया है, ये आपका एरिया शो किया गया है, दिस इज द एरिया। ओके, एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, ये जो है ग्रीन में, ये क्या है, ये है चुंबकीय बल रेखाएँ जो कि इस क्षेत्रफल से होकर पास हो रही हैं। ये बी हैं चुंबकीय बल रेखाएँ, चुंबकीय क्षेत्र बी को बी दिखाया गया है। ये एंगल देखिए थीटा आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो एंगल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एंगल के बिहाफ पे जो है आप तय कर पाएंगे कि कितना फाई जो है हमें प्राप्त करने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ें और कुछ और इसको चेक कर लें। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यदि पृष्ठ मौजूद है, ओके, तो निश्चित रूप से पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। ओके, समांतर होने का मतलब सीधा मतलब कि थीटा का मान 0 हो जाएगा।
और थीटा का मान अगर शून्य है तो फाई की वैल्यू निश्चित रूप से शून्य हो जाएगी। ओके, और इसका मात्रक चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका जो फाई का जो मात्रक बनेगा वो न्यूटन मीटर एम्पियर ऐसे दिखाया गया। मैं आपको बता भी देता हूँ कि फाई एक्चुअली कैसे निकालते हैं। ओके, तो जैसे आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए, मोटा मोटा बी डॉट ए या बी ए कर लीजिए, बी ए। ये फॉर्मूला आपने बहुत ही गंभीरता से भी पढ़ा हुआ है ऊपर। अब यहाँ से अगर फाई का मात्रक निकालना है तो पहले बी का मात्रक देखिए। बी का मात्रक है न्यूटन, एक मिनट, पहले आप फाई का मात्रक निकालना है तो पहले आप यहाँ चेक कर लें बी का मात्रक ए का मात्रक। बी का एक मात्रक आपने पढ़ा था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, इंटू मीटर स्क्वायर यहाँ पे ए का हो जाएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि चूंकि प्लस फाई का जो मात्रक है वो वेबर है। ओके, ये बहुत कॉमन मात्रक है क्योंकि फाई को जब भी आप नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा वेबर में ही, एमकेएस या एसआई में अगर बात करेंगे तो ये जो मात्रक होगा एमकेएस एसआई का मात्रक वो क्या होगा, वेबर होगा। ओके, तो बी डॉट ए का ये परिणाम हो जाएगा। और कुछ और भी मात्रक निकाल सकते हैं इस प्रकार से। सीजीएस के मात्रक में मैं अभी आगे चल के बताने वाला हूँ। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक हो जाएगा। ओके, और वेबर देखिए शो किया गया है, इसको आप याद कर लेना। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। फाई के मात्रक तमाम अगर हैं तो इसमें एक मैक्सवेल भी है। मैक्सवेल एक्चुअली सीजीएस मात्रक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अदिश राशि है, इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि फाई बी डॉट ए था, तो ये स्केलर है। इसमें केवल दिशा, इसमें केवल परिमाण है, दिशा का बोध नहीं होता है। अब चेक कर लें कि कब फाई की वैल्यू प्लस में होगी, कब फाई की वैल्यू नेगेटिव में होनी है। ओके, तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपके देखिए डायग्राम में बनी हुई हैं। ये आप डायग्राम पे गौर करें और देखिए यहाँ पे शो किया गया है कि यदि चुंबकीय बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से होकर बाहर निकल रही हैं। ओके, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द गिवन एरिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये इस क्षेत्रफल से होकर बाहर निकल रही हैं। अगर ये बाहर निकलती हैं तो फाई की वैल्यू निश्चित रूप से कैसी होगी, फाई की वैल्यू निश्चित रूप से ये धनात्मक या पॉजिटिव हो जाती है। इसका सेकेंड पहलू भी है। यदि आप बात करते हैं इस प्रकार के सरफेस की कि जहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं वो अंदर की ओर जाती हैं। दीज मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर कमिंग इनवर्ड, ये अंदर की प्रवेश करती हैं सरफेस के, तो हम लोग कहते हैं कि फाई की वैल्यू नेगेटिव में होगी। ओके, तो फाई कब प्लस में होगा और फाई कब नेगेटिव में होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो फाई प्लस में होने का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जब बाहर निकलेंगी, और फाई नेगेटिव होने का मतलब जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी तल के अंदर प्रवेश करती हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इसको आप चेक कर लें। यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो जो फाई होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं तो उस पृष्ठ का चुंबकीय प्लस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसका मात्रक और विमा हम लोग और चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये निकालने को आता है तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड यूजिंग द फार्मूला यू कैन डिराइव द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फाई। तो ये तो फार्मूला हो गया है, हमें निकालना है एक्चुअली यहाँ पे मात्रक और विमा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अगर मात्रक निकालना है तो बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, आप जानते हैं। 1 मीटर स्क्वायर ऊपर होएगा क्षेत्रफल का, 1 मीटर कट जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ओके, फाई का एक मात्रक जो है न्यूटन मीटर, फाई का जो मात्रक हमने बनाया है, क्या बनाया है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो एक मात्रक देखिए ये हो गया है। फाई को नापने का एक तरीका ये हो गया है। एक मैंने वेबर बताया था, वो वही आप ज़्यादा यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि फाई को आप चाहे ऐसे नापें चाहे वेबर में लिखें, दोनों एक ही सेंस में आएंगे, लेकिन वेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। वेबर WABER। ओके, तो वेबर का इस्तेमाल हो जाएगा।
अब चुंबकीय फ्लक्स का विमिल सूत्र हमें निकालना है। वी हैव टू चेक द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इसका भी देखिए तरीका है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फाई का फॉर्मूला क्या बताएगा? फाई बताएगा बी इंटू ए। ओके, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का न्यूटन को हम लोग लिखते हैं MLT -2, MLT -2 हो जाएगा। मीटर को L से शो करना है, कैपिटल L, और अपॉन में नीचे है एम्पियर को A से दर्शाएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए L इंटू एल शो हो रहा है, जो कि L इंटू एल बनाएगा तो बनाएगा ML² और T की पावर -2। A जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, A की पावर -1। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो फाई का डायमेंशनल फार्मूला आपने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। आपने फाई का फार्मूला भी देखा हुआ है। ओके, और डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए, निश्चित रूप से इसका फार्मूला बन जाएगा। डी फाई इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, यदि पृष्ठ चुंबकीय लंबवत मौजूद है तो पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल होगा 0 होगा। ओके, तो निश्चित रूप से अगर आप डी ए को 1 मान लेते हैं तो बी की वैल्यू जो है वो फाई के इक्वल हो जाती है। ओके, अब यहाँ से एक परिभाषा आपको बनानी है, और परिभाषा किस प्रकार से बनेगी कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी कहलाती है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है कि किस प्रकार से फाई के टर्म्स में बी को डिफाइन किया जाए। ओके, तो आपने ए को 1 दिखा दिया, थीटा को 0 मान लिया है। इन दोनों को स्थापित करने के पश्चात आप निश्चित रूप से फाई के पदों में बी को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी कहलाती है। बी का एक और नाम है विद्यार्थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में मात्रक को अगर न ध्यान दें तो आप कंफ्यूज जाते हैं कि क्या मान दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, और ये एक सदिश राशि है। तो ये हो गया है फाई के टर्म्स में बी को डिफाइन करने की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हम लोग का चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये वास्तव में फराडे का ही प्रयोग था। फराडे ने अपने प्रयोग के माध्यम से ही सिद्ध किया था कि किसी चुंबक के द्वारा आप वैद्युत क्षेत्र भी स्थापित कर सकते हैं। और दिस इज द electromagnetic induction, that is the EMI, and we are going to see here Faraday's experiment. ओके, लेकिन सन भी दिखाया गया है। सन 1820 की बात करता है। ऑस्ट्रेट ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि यदि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ओके, ये विचार था ऑस्ट्रेट का। और फिर माइकल फराडे ने सोचा कि यदि वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकती है तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, और स्टेट ने क्या किया, उसने कहा कि किसी चालक में आप करंट पास करिए तो उसके चारों ओर बी बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। माइकल फराडे का विचार ये था कि यदि धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकती है तो क्या चुंबक की सहायता से वैद्युत प्रभाव प्राप्त होना चाहिए। तो एक नई परिकल्पना थी, एक नई सोच थी उस समय, और इस परिकल्पना को साकार किया, मूर्त रूप दिया फराडे ने। और निश्चित रूप से इस परिकल्पना के लिए उन्होंने कई वर्षों तक प्रयोग किया। ओके, और कई वर्षों के प्रयोग करने के पश्चात वो सफल हुए, और एक नई घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के रूप में हम लोग के सामने आज दिखाई पड़ती है। अब मैं आपको कुछ डायग्राम के माध्यम से शो कर दूं कि एक्चुअल में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है और हम लोग किस विषय में बात कर रहे हैं। ओके,
अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे 4 डायग्राम बने हुए हैं। ओके, ABCD के फॉर्म में, ABCD। तो 4 तरह के डायग्राम यहाँ पे शो किए गए हैं। चारों डायग्राम में आप देख सकते हैं कि समानता है, समरूपता है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। ओके, और आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्या शो हो रहा है वो आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे शो होने के लिए पहले तो देखिए एक कुंडली बनाई गई है, तार के कुछ फेरे यूज किए गए हैं और इनके माध्यम से कुंडली बना ली गई है और कुंडली को जोड़ा गया है एक गैल्वेनोमीटर से। ये जो है, दिस इज़ द गैल्वेनोमीटर, दिस इज़ द धारा मापी। गैल्वेनोमीटर के विषय में आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया पिछले वीडियो में। ओके, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर किसी भी परिपथ में धारा के विक्षेप की दिशा को नापेगा कि एक्चुअल में उसकी दिशा क्या है। ओके, तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। गैल्वेनोमीटर देखिए आपको दिख गया है, और गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में धारा के होने या ना होने का संकेत होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और बाकी डायग्राम में भी देखिए वही चीज़ हो रही है। बाकी डायग्राम का मतलब, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे एक कॉइल बनाया गया है, कॉइल के साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया है। वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ भी एक कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से अटैच किया गया है। चारों डायग्राम में एक ही चीज़ की गई हैं। ओके, और ये जो दिखाया गया ये चुंबक है। अब इसको आप ध्यान से देखें, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज द मैग्नेट। ये जो है इतना पोर्शन ये मैग्नेट का है, चुंबक का है। चुंबक की दिशा देखिए लिखा है ऊपर, गति की दिशा। चुंबक को कुंडली के पास लाना है ओके, या ये देखिए पास आने का है, या फिर चुंबक को कुंडली से दूर ले जाना है। आप जानते हैं कि चुंबक के 2 पोल्स होते हैं। चुंबक में नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, दोनों पोल का वजूद होता है। तो पहले दोनों डायग्राम में 1 2 3 4 1 2 डायग्राम में क्या हो रहा है कि चुंबक के नॉर्थ पोल को पहले देखिए साउथ पोल को पास लाया गया है, सेकेंड में नॉर्थ पोल को पास लाया गया है, थर्ड में नॉर्थ को दूर ले गए हैं, और फोर्थ में साउथ को दूर ले गए हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान से देखें जो मैंने आपको बताया। पहले डायग्राम में क्या हो रहा है कि कुंडली आप यहाँ देख पाते हैं, कुंडली के साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया है। ये चुंबक का साउथ सिरा जब हम तेज़ी से इस कुंडली के पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है उसमें कुछ विक्षेप होता है। गैल्वेनोमीटर की सुई की बात करता है, पहले मैं आपको गैल्वेनोमीटर दिखा देता हूँ। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर हमेशा इस पोजीशन में रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर शो किया गया है, और ये इसके दोनों इनपुट्स होते हैं जिसमें आप वायर्स को जोड़ते हैं। और ये जो इसका पॉइंटर है, संकेतक, ये पॉइंटर हमेशा 0 पे स्थिर रहेगा। ओके, ये या तो बाईं ओर जाएगा या फिर दाईं ओर जाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर है धारामापी, जो कि किसी परिपथ में धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर की सुई हमेशा 0 पर बनी रहती है, विक्षेप न होने की अवस्था में। और इस डायग्राम में देखिए, जब आप चुंबक के साउथ सिरे को पास लाते हैं, पहले मैं इन दोनों डायग्राम को चेक कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे चलते हैं। और देखिए यहाँ पे ध्यान दें, आपने ये कॉइल शो कर दिया है, इसको जोड़ दिया है एक गैल्वेनोमीटर से। ओके, चुंबक के साउथ पोल को जब आप तेज़ी से लाते हैं कुंडली की ओर, तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है बाईं ओर विक्षेपित हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड पे। जबकि कुंडली की ओर यदि हम नॉर्थ सिरा चुंबक का लाते हैं तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर की सुई है दाईं ओर विक्षेपित हो जा रही है। बाईं ओर दाईं ओर क्यों विक्षेपित हो रही है, मैं आपको भी बताने वाला हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप साउथ पोल को लाते हैं, चुंबक के साउथ पोल को कुंडली की ओर ले आते हैं, जैसे यहाँ ये कुंडली है, ये साउथ पोल लाया गया है, तो कुंडली का जो सिरा होगा वो साउथ की तरह, साउथ पोल की तरह काम करने लगता है। ओके, और सिंबल कुछ ऐसा बनाया गया, देखिए साउथ को ऐसे लिखा गया है, इसका एरो ध्यान दें। ओके,
और नॉर्थ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके एरो की जो इसका तीर बना है उसको उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही जो की जो डायरेक्शन होगी, एरो की जो डायरेक्शन होगी, ये वास्तव में करंट की डायरेक्शन चाहिए। ओके, तो फिर से ध्यान दें, ये एक्चुअली आपका कॉइल हो जाएगा और ये आपका गैलोमीटर शो किया गया है। चुंबक के साउथ पोल को जब लाएंगे इसकी तरफ, तो ये एक्चुअल में साउथ देखिए बन गया है। अब साउथ बनने के बाद इसको मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा, अब इसको आप देखिए अच्छे प्रकार देख पाते हैं। साउथ पोल को लाएंगे तो देखिए साउथ बन गया है, और साउथ को देखिए ऐसे लिखा गया है। इसका आप एरो पे ध्यान दें, और एरो के हिसाब से अगर आप इस कॉइल में करंट को दिखाते हैं तो मतलब ये देखिए यहाँ गया, फिर ऐसे ये हो जाएगा, फिर इसमें ये चला जाएगा, फिर यूँ और फिर यूँ, फाइनली मतलब हमें कुल मिला के करंट की जो डायरेक्शन थी वो मिल गई है। और करंट की डायरेक्शन आप देखेंगे अगर इसमें गैलोमीटर में, तो वो बाईं ओर जो है विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि करंट यूँ आ रहा है। देखिए ध्यान दें, कलर में चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से करंट जब यूँ आएगा तो निश्चित रूप से गैलोमीटर की सुई, संकेतक जो होगा पॉइंटर, वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तो ये तो पहला डायग्राम था। अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट यू कैन सी दैट द रिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर, पॉइंटर ऑफ द गैलोमीटर इज रिवर्स्ड, लेफ्ट हैंड साइड पे ये रिवर्स हो जाता है। अगले डायग्राम में देखिए, जब गति की दिशा से है नॉर्थ पोल को पास लाते हैं, चुंबक के नॉर्थ पोल को लाते हैं कहाँ, कुंडली की तरफ लाते हैं, तो ये देखिए नॉर्थ बन जाएगा। ओके, और नॉर्थ देखिए लाया गया है, नॉर्थ लाने का मतलब नॉर्थ बन जाएगा। और नॉर्थ का डायरेक्शन देखें एरो का, ये देखिए डायरेक्शन यहाँ पे है, अब ये डायरेक्शन ये हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार से ये डायरेक्शन आप शो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ अगर हम लोग डायरेक्शन चेक करते हैं तो ये जो है गैलोमीटर की जो सुई होती है पॉइंटर, ये दाईं ओर या राइट हैंड साइड पर विक्षेपित हो गया है। तो मेरा यहाँ पे कहने का उद्देश्य, कहने का मतलब ये है कि यदि आप गैलोमीटर में विक्षेप देखते हैं, और ये विक्षेप क्यों होता है, ये विक्षेप होता है केवल चुंबक के गति की वजह से, क्योंकि इस परिपथ में, इस सर्किट में कहीं भी कोई बैटरी नहीं लगी है, कहीं कोई सेल नहीं लगा है, कहीं किसी प्रकार की बाह्य ऊर्जा का कोई भी स्रोत अटैच नहीं है। उसके बावजूद केवल चुंबक के मोशन की वजह से आप देख सकते हैं कि गैलोमीटर में विक्षेप होता है। और गैलोमीटर में विक्षेप होने का सीधा मतलब है कि इस पूरे परिपथ में करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक्चुअली ऐसा ही वाक़या यहाँ भी होना है। इन दोनों डायग्राम में मैं चुंबक को पास लाया था, यहाँ पे चुंबक को ले जाना है कुंडली से दूर। तो अगर नॉर्थ को दूर ले जाएंगे तो ये साउथ बन जाएगा, साउथ को दूर ले जाएंगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा। और नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शन है, उसके जो अकॉर्डिंग टू लेटर, आपको उसको फॉलो करते हुए करंट का फ्लो करना है। और करंट का फ्लो करने के पश्चात आप गैलोमीटर की सुई को बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित करा सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये प्रयोग फराडे ने एक दिन में नहीं कर लिया था, बल्कि इसको कई साल लग गए थे, कई वर्षों तक उसने ये काम किया, उसके बाद जाके जो है ये सफलता हाथ लगी थी। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में उन्होंने चुंबक को जो है तेज़ी से अपने सेटअप की ओर फेंक दिया था। चुंबक को जैसे ही कुंडली के पास से निकला, कुंडली में जब विक्षेप हुआ गैलोमीटर में, तब उन्होंने इस घटना को एक नए एक घटना के रूप में नाम दिया, वैद्युतचुंबकीय प्रेरण। तो ये विद्यार्थी, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया है कि मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है। 4 डायग्राम जो आप देख पाते हैं, चारों डायग्राम में चुंबक को मोशन कराना है। चुंबक का मोशन जितना अधिक होगा, जितना तेज़ी से होता है, गैलोमीटर की सुई उतनी ही तेज विक्षेपित होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे गैलोमीटर के स्थान पे कोई भी अन्य इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे छोटा सा बल्ब लगा लीजिए। आप इसको घर में भी खेल खेल में इसको कर सकते हैं। क्या करना होगा, आपको एक बनाना पड़ेगा
कॉपर का इस प्रकार से कॉइल बना लेंगे और नीचे जो है इसके साथ जोड़ देना है कोई छोटा सा एलईडी। ओके। और चुंबक को आप जो है चुंबक के नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को तेज़ी से इसके पास लाएंगे या इसे दूर ले जाएंगे, तो ये जो आपका एलईडी होगा या आपका जो बल्ब होगा छोटा सा वो ग्लो करता है। तो ये जो घटना आप यहाँ पे महसूस करेंगे वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया है। और ये देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से एक्चुअल में दिखाई पड़ेगा। ये आपका सोलेनॉइड जो कि कॉपर का बना हुआ तमाम घुमावदार तारों का ये होगा। ओके, बीच में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, इसको आपको जोड़ देना है एक पर्पस से। इस वाई परिपथ में लगा दिया गया गैल्वेनोमीटर। ओके, और ये देखिए चुंबक को आप देख पाते हैं, चुंबक का नॉर्थ पोल ब्लू से दिखाया गया है, रेड पोल साउथ रेड से जो है साउथ पोल को दिखाया गया है। ओके, नॉर्थ पोल को जो है किस प्रकार से सोलेनॉइड या पेनाल्का या कुंडली के पास लाएंगे आप, तो ये जो सुई होगी वो विक्षेपित होगी बाईं ओर या फिर दाईं ओर। और जितना जितना तेज़ी से आप विक्षेप करेंगे, जितना तेज़ी से चुंबक को पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे, उतना तेज़ी से जो है चुंबकीय सुई ये जो आपका गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो विक्षेपित होगी। तो एक देखिए परिभाषा इस प्रकार से बन सकती है कि जब किसी परिपथ से बद्ध, अब यहाँ पे यदि आप मैग्नेट को तेज़ी से पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो इसका एक ही मतलब है, एक ही संकेत है कि आप फाई के मान को चेंज कर रहे हैं। ओके, यू आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ फाई। अब यदि आप चुंबकीय फ्लक्स के मान को चेंज करते हैं तो निश्चित रूप से ई बनता है। ई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय। ओके, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो जाएगी और ये जो बल बनेगा उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। ओके, तो एक बार फिर इसको आप चेक कर लें। आपने जो ऊपर देखा है उसकी समरी यहाँ बताई गई है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को मतलब फाई के मान में चेंज करते हैं तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यही घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहलाती है। ओके, तो ये आप समझ लें, फाई को बदलने पे ई बनता है, ई बनने से आई बनता है, तो चेन है ये। और फराडे ने निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिकल्पना स्थापित की, और जो कि हम लोग आज की डेट में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से इसको जानते हैं। तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके घर में भी दिख जाएंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। ओके, तो इसको आप सोचिए, समझिए, तमाम तथ्य का इस्तेमाल करिए। ओके, अब हम लोग विद्यार्थियों बात करेंगे लेंज के नियम की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेंज लॉ। ओके, तो विद्यार्थी ये था आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। अब हम लोग पहुँचते हैं लेंज के नियम पे। लेंज का नियम वास्तव में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से ही संबंधित है, और जो आपने भी डायग्राम ऊपर चेक किए हैं, इन चारों डायग्राम के जो निष्कर्ष हैं, इन निष्कर्ष को लेकर अगर हम चलते हैं तो ये पाते हैं कि यदि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई, स्मॉल ई से दिखलाएंगे, या प्रेरित धारा की बात करते हैं, आई की बात करते हैं, तो इनकी दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। ओके, तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन है, इसको आपको याद कर लेना है लेंज का नियम। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई की बात करेगा या प्रेरित धारा आई की बात करता है, इसकी दिशा कैसी होगी? इन दोनों की दिशाएं इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करेगा जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। ओके, तो ये इसका मूल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कुछ और डायग्राम। देखिए, देख लिया है लेंज का नियम भी क्या है, और लेंज का नियम वास्तव में किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा के विषय में बताता है कि इनकी दिशाएं हमेशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करेगा जिससे स्वयं उत्पन्न होता है।
एक्चुअली आपने डायग्राम में अभी चेक किया हुआ था कि यदि आप यहाँ ध्यान दें, यदि आप इस सोलेनॉइड या पैनाल्का के पास चुंबक के नॉर्थ पोल खोलें तो ये नॉर्थ बन जाएगा। ओके, यदि आप इसके पास साउथ ले आएंगे, साउथ पोल लाएंगे तो ये पोर्शन आपका साउथ बन, सॉरी, अगर इसकी तरफ आप साउथ लाएंगे, साउथ पोल लाएंगे तो ये जो है आपका साउथ बन जाएगा। ओके, इसका उल्टा भी है। उल्टा होने का मतलब यदि आप नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं तो ये साउथ बन जाएगा, साउथ को अगर दूर ले जाते हैं तो ये नॉर्थ बन जाएगा। ओके, मतलब इस सोलेनॉइड में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, अपोजिशन की टेंडेंसी होती है, जो कि लेंज के नियम को फॉलो करती है। तो लेंज के नियम यही है जो आपने अभी यहाँ देखा। ओके, तो इसको आपको देख लेना है डायग्राम सहित। अब हम लोग फराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम चेक कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू चेक हियर द फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों बोर्ड के लिए, और इसको आपको चेक कर लेना है। ओके, तो देखिए फराडे के तमाम नियम हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो नियम है ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। ओके, और फराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित कुछ नियम बताए जो कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि फराडे ने जो भी अपना प्रयोग किया था, प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया और उससे संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, और ये नियम कहता है कि किसी भी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ओके में के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल E उत्पन्न होता है। अगर फाई को आप बदलते हैं तो क्या बनेगा, E उत्पन्न होता है। और ये प्रेरित विद्युतवाहक बल तभी तक कार्य करता है जब तक कि आप फाई के मान को लगातार चेंज करते रहते हैं। ओके, तो ये है नियम, इसको आप फिर से चेक कर लें। किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में यदि आप चेंज करते हैं तो उससे बद्ध एक चुंबकीय प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है आई। एक्चुअली ई का वजूद तब तक रहेगा जब तक आप फाई को चेंज करेंगे। ओके, आप फाई के मान को बदलना बंद कर देंगे, निश्चित रूप से विद्युतवाहक बल भी उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, उसका वजूद समाप्त हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी एक फॉर्मूला भी देखिए यहाँ से बनेगा। यदि आप फाई दिखाते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, परिवर्तन डी फाई है, समय यहाँ पर डी टी है। ओके, तो एक फॉर्मूला देखिए बनता है टू निगेटिव में डेल फाई अपॉन डेल टी। ओके, इसको भी आप आगे भी देख पाएंगे। और यदि कुंडली में परिनालिका में तार के कई फेरे हैं, कितने फेरे, n, तो फॉर्मूला बनता है E टू निगेटिव में n डेल फाई अपॉन डेल टी। तो ये सब चीज़ें आप प्रथम नियम में शो कर सकते हैं। ओके, और प्रथम नियम फराडे का जो है वो यही हो जाएगा। और द्वितीय नियम देखिए, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का परिमाण परिपथ से बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो मैंने आपको वो भी बताया वो एक्चुअली द्वितीय नियम हो जाएगा। ओके, पहले में क्या होना है, फाई तब तक बने, फाई को अगर आप बदलेंगे तो ई बनेगा, और ई का वजूद, ई का जो वजूद है तब तक रहेगा जब तक आप फाई को बदलते रहेंगे। ओके, फाई को बदलना बंद कर देंगे, ई का प्राप्त होना भी बंद हो जाएगा। ओके, द्वितीय नियम एक्चुअली इसी से संबंधित है जो आपने भी फॉर्मूला देखा था, E टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। ये द्वितीय नियम हो जाएगा कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का परिमाण परिपथ से बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो देखिए, यदि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में सूक्ष्म समांतराल dt में परिवर्तन डी फाई होता है। ओके, तो निश्चित रूप से आप E का फॉर्मूला यहाँ शो कर सकते हैं। E जो होगा वो क्या होगा, E जो होगा वो डी फाई अपॉन डी टी के समानुपाती होना चाहिए, जैसा कि नियम बताया गया है। ओके, और प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो के लगाते हैं। ये सब ना भी करें तो आप सीधे विद्युतवाहक बल E टू
माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी लगा सकते हैं। ओके, और यदि मान लीजिए उसमें कई फेरे हैं तार के, तो ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, निगेटिव में एन डेल फाई अपॉन डेल टी। इसको हम लोग न्यूमैन के नियम भी जानते हैं। ओके, ये जो है न्यूमैन के नियम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे निगेटिव साइन शो करता है। ओके, निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, शो करता है कि प्रेरित विद्युत बल की दिशा सदैव फ्लक्स के परिवर्तन के विपरीत होती है। मतलब ई जो होता है वो फाई के परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। ये न्यूमैन्स लॉ हो जाएगा, न्यूमैन का नियम यहाँ पे। ओके, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसको भी चेक कर लें हम लोग। ओके, तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है, द EMF इंड्यूस्ड इन अ सेमीकंडक्टर ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी। तो ये देखिए चुंबक को यदि आप इस कॉइल के पास लाते हैं अथवा दूर ले आते हैं, कॉइल देखिए ये बना हुआ है। ओके, न केवल इसको पास लाने या दूर ले आने से होता है, बल्कि इसको यदि आप रोटेट करते हैं, ओके, इफ यू आर गोइंग टू रोटेटिंग द मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट को रोटेट करते हैं तब भी जो है इसका इम्पैक्ट इस पर दिखाई पड़ेगा। ओके, डबलिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन विल डबल द EMF। ओके, देखिए यहाँ पे EMF को कैसे काउंट किया गया है, कैसे मेजर किया गया है, वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। ये फैराडे साहब हैं जिनकी थ्योरी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, और यदि आप रोटेशन की स्पीड को डबल करते हैं तो उससे जो है ई का मान भी डबल होता है। तो ये फैराडे का नियम हो जाएगा। मतलब आपने ऊपर देख लिया अभी। ओके, तो विद्यार्थियों आपने फैराडे का नियम चेक कर लिया है और मेरे ख्याल से इसको आप कई बार लिख के देखें। ओके, फैराडे के वजह चुंबकीय प्रेरण। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये जो न्यूमैन का नियम हम लोग अभी देख रहे थे, ई इक्वल टू निगेटिव में ये था, तो मान लगा दिया है डेल फाई अपॉन डेल टी। ओके, इसको लिख सकते हैं निगेटिव में डेल एन फाई अपॉन डेल टी। और ये जो लिखा है ये परफेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे एन फाई एक्चुअली क्या है, एन फाई का मतलब है चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या। ओके, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया था, मैंने इसको पूरा किया है। ये एन फाई जो बनेगा उसको कहेंगे चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लिंकेज। ओके, तो ये हो गया है फैराडे का नियम। आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, समझ लेना है, लिख के देख लेना है। ओके, कुछ वैकल्पिक प्रश्न चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए दिखाया गया है कि यदि हमें पता करना है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। ओके, वी हैव टू चेक द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को पता करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए देखिए ऑप्शन दिखाया गया, लेंस का नियम, फ्रेम के बाएं हाथ का नियम, बायो-सावर्ट का नियम, एम्पियर का नियम। तो अभी आपने ऊपर देखा कि जो प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा अगर पता करनी है, देन यू हैव टू यूज लेंज लॉ। आपको लेंज का नियम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण को दर्शाता है। ओके, तो लेंज का नियम वास्तव में देखिए इसमें आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान, 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऊर्जा का, एनर्जी का, वो सही हो जाएगा। वास्तव में लेंज का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण को शो करता है। एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द लेंज लॉ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड भी कुछ वैसा ही है। लेंज के वैद्युतचुंबकीय फ्लक्स को प्रेरण के नियम के अनुसार इनमें से क्या सत्य है।
तो अभी ऊपर आपने जो देखा था वही लैंग्वेज यहाँ भी है। तो आवेश के संरक्षण या चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का या संवेग का, ये 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इज फॉलोड बाय द लेंज लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हेनरी पर मीटर की बात करता है। और हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है एक्चुअली में? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। ये आपका गृह कार्य है। तो हेनरी पर मीटर मात्रक किसका है? गतिशीलता का है या चुंबकशीलता का है, परावर्तनांक का है या स्वप्रेरकत्व का है? इसको आप स्वयं ढूंढिए। ओके, और फिर विद्यार्थी लास्ट में एक देखिए चार्ट यहाँ तैयार किया गया है। तो आप चार्ट की तरफ गौर करें। इसमें देखिए पूरा सिस्टम दिखाया गया है जितना आपने आज पढ़ा है। ओके, तो इसको भी एक बार चेक कर लें। तो देखिए इसमें क्या शो किया गया उसको आप चेक करें। इसमें देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के विषय में आपने पढ़ा, फाई के विषय में फैराडे का एक्सपेरिमेंट आपने देखा। ओके, फैराडे का जो नियम था वो आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा, उसको समझा। लेंज का नियम आपने देख लिया है। ओके, और ये फॉर्मूला आपने देखा है E=- del phi अपॉन del t। तो फाई को देखिए आपने देखा है बी डॉट डी ए या बी डॉट ए के फॉर्म में, बी डी ए कॉस थीटा या बी डी ए कॉस थीटा। एक्सपेरिमेंट जो था फैराडे का वो आपने देखा है, स्टडी मैग्नेटिक फ्लक्स को और फील्ड प्रोड्यूस नो करंट। ओके, मतलब अगर कोई स्थिर फाई है या बी है तो उससे कोई करंट जो है स्थापित नहीं होती है। उसके लिए आपको फाई को या बी को चेंज करना पड़ेगा। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फैराडेज लॉज, फैराडे का जो नियम है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फॉर्मूला ऊपर देख पा रहे हैं आप, E=- del phi अपॉन del t। ओके, इसको शो करता है। और लेंज का नियम आपको बताया गया कि एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज शोज इन सच डायरेक्शन दैट इज अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। ओके, किसी भी चालक में, किसी भी परिपथ में प्रेरित वैद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। तो ये लेंज का नियम हो जाएगा। तो ये चार्ट आपको पूरा देख लेना है। इन सब के विषय में आप जेल में पढ़ते रहें, एक एक चीज़ को आप बारीकी से यहाँ से चेक कर लें, कोई चीज़ छूटने ना पाए। ओके, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भाग 1 आपने आज देख लिया है। ओके, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन।